हाय दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द ऑडिट चैप्टर पार्ट 3। सो हम इसमें चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस थे हमारे, उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं what precaution should be taken by the auditor while applying the test check techniques। टेस्ट चेक टेक्निक लगाते हुए ऑडिटर क्या क्या प्रिकॉशंस लेता है। So precaution while applying the test check techniques, while adopting the test check techniques, an auditor should take the following precautions। ये सारी precaution लेगा वो ये टेक्निक लगाते हुए। Transactions of the concern should be classified under the appropriate head। जो हमारे transactions हैं वो एक appropriate head के अंडर होनी चाहिए। Stratified in and may be stratified in case of the wide variation between the transaction of the same kind। अगर अलग अलग तरह की अगर एक ही तरह की ट्रांजेक्शन बहुत सारी हैं तो हमें स्टेरिफाइड कर दे, लाइक उन्हें ब्लॉक्स में बांट दे। पहले 100 को अलग, 100 से लेके 200 तक अलग, 200 से लेके 500 तक अलग, तो ऐसे स्टेरिफाइड कर देंगे उन्हें। ऑथराइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्डिंग है ट्रांजेक्शन्स की, वो बेसिकली स्टडी हम करेंगे शुरू से लेके एंड तक। इवेलुएट करेंगे सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल क्या है, उनकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए, साउंडनेस देखने के लिए, कैपेबिलिटी देखने के लिए, ताकि एक रिलायबल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल डेटा मेंटेन कर सकें। प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट चेक देखेंगे प्लान के हिसाब से, जो क्लियर करे आपके ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को और जो अंडरस्टूड किया जाए ऑडिट स्टाफ के द्वारा। अनबाइजनेस देखेंगे सिलेक्शन की ट्रांजैक्शन के हिसाब से विद रेफरेंस टू द रैंडम नंबर टेबल और द स्टैटिस्टिकल मेथड टेक्निक। अनबाइजनेस सिलेक्शन देखेंगे ट्रांजैक्शंस का और रैंडम नंबर टेबल के हिसाब से और स्टैटिस्टिकल टेक्निक के हिसाब से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया वेयर द टेस्ट चेक मे नॉट बी डन। आइडेंटिफाई करेंगे एरियाज़ को जहाँ पे अभी तक टेस्ट चेक नहीं लगाया गया। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द रिलायंस एंड द कॉन्फिडेंस लेवल रिक्वायर्ड इन द ऑडिट, द नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन सेलेक्टेड फॉर द ईच टेस्ट प्लान शुड बी प्री डिटरमाइंड। बेसिकली हम ये देखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे या रिलायंस के बेसिस पे। रिलायंस मतलब कितना हम उस पर विश्वास करते हैं उसके बेसिस पे, कि जो नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन आपकी सिलेक्टेड की गई है टेक्स्ट प्लान में वो पहले से प्री डिटरमाइंड थी या नहीं। सेट करेंगे क्राइटेरिया जज करने के लिए मटेरियल और इन मटेरियल एरर्स को, और इन्वेस्टिगेशन है अगर इन मटेरियल एरर की तो वो भी देखेंगे कि वो अवॉइड की गई है या नहीं, जो सारे मटेरियल एरर्स हैं उनको अवॉइड किया गया है या नहीं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। शुड द ब्रांच ऑडिटर ऑफ द कंपनी कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ द कंपनी टू गिव द फोटोकॉपी ऑफ द वर्किंग पेपर pertaining टू द ब्रांच ऑडिट। बेसिकली वो क्या फोटोकॉपी दे सकता है वर्किंग पेपर्स की जो ब्रांच ऑडिट में लगे हुए हैं। एज पर द एस 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। वर्किंग पेपर क्या है, बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, ऑडिटर की। ही मे एट हिज डिस्क्रिशन मेक अवेलेबल पोर्शन और द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्किंग पेपर टू हिज क्लाइंट। बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, वो जो वर्किंग पेपर है वो बनाए जाते हैं क्लाइंट का जो डेटा है उसको चेक करने के बाद उसमें से कुछ पोर्शन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द ऑडिटर शुड अडोप्ट द रीजनेबल प्रोसीजर फॉर द कस्टडी एंड द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द वर्किंग पेपर। ऑडिटर क्या करेगा, रीजनल प्रोसीजर लगाता है कस्टडी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए वर्किंग पेपर्स की। एंड ऑडिटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द क्लाइंट और द अदर ऑडिटर टू हिज वर्किंग पेपर। जो ऑडिटर है वो बेसिकली क्लाइंट या किसी दूसरे बंदों को एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता वर्किंग पेपर की। जो मेन ऑडिटर ऑफ द कंपनी डज नॉट हैव द राइट टू एक्सेस द वर्किंग पेपर ऑफ द ब्रांच। जो मेन ऑडिटर होता है कंपनी का उसको राइट नहीं होता एक्सेस करने का वर्किंग पेपर ऑफ द ब्रांच। इन केस ऑफ द कंपनी द मेन ऑडिटर हैज़ टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच ऑडिटर। कंपनी के केस में जो मेन ऑडिटर है वो रिपोर्ट कंसिडर करता है ब्रांच ऑडिटर की और उसी के बेसिस पे अपनी क्लैरिफिकेशन देता है और विजिट करता है ब्रांच में, बट कैन नॉट आस्क फॉर द कॉपी ऑफ द वर्किंग पेपर। लेकिन वो उससे बेसिकली वर्किंग पेपर की कॉपी नहीं मांग सकता। द ब्रांच ऑडिटर इज अंडर द नो कंपल्शन टू गिव द फोटो कॉपीज ऑफ वर्किंग पेपर टू प्रिंसिपल ऑडिटर। जो ब्रांच ऑडिटर है वो कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको फोटो कॉपी देनी चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर की, वो उसकी मर्जी है, वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सरप्राइज चेक। सरप्राइज चेक क्या होता है। सरप्राइज चेक एज द पार्ट ऑफ द नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर। सरप्राइज चेक क्या है, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है। एन एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑडिट इफेक्टिवनेस। बेसिकली एलिमेंट है जो सरप्राइज के वो इम्प्रूव करेंगे ऑडिट की इफेक्टिवनेस को। वेयर हैव द प्रैक्टिकल एन एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑडिट प्रोसीजर्स। प्रैक्टिकल बेसिस पे जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो ऑडिट प्रोसीजर में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। द एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज इन एन ऑडिट में बी बोथ इन रिगार्ड टू टाइम एंड ऑडिट।
बेसिकली जो एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज है ऑडिटिंग प्रैक्टिस में, वो टाइम और ऑडिट के रिगार्डिंग, दोनों के रिगार्डिंग हो सकता है. Selection of the date and the when the auditor will visit the client office for the audit. Selection of the areas of the. आपने डेट को सिलेक्शन किया है, कब वो विजिट करेगा क्लाइंट के ऑफिस में और कौन से एरियाज़ को सिलेक्ट करेगा, वो भी सरप्राइज हो सकता है. जो सरप्राइज चेक हैं आपके, वो बेसिकली ऐसा टेन करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल की वर्किंग है, इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं, जो अकाउंटिंग और अदर रिकॉर्ड हैं वो क्या अप टू डेट बनाए गए या नहीं एज पर स्टैट्यूटरी रेगुलेशन. और जो सरप्राइज चेक है वो एक गुड मॉरल चेक होता है क्लाइंट स्टाफ पर, वो सही से काम करता है. अगर सरप्राइज से आप ऑडिट करते रहोगे, इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर एरर और फ्रॉड एग्जिस्ट दे एग्जिस्ट. ये भी डिटरमाइन करता है कि आपके जो फ्रॉड और एरर हैं वो एग्जिट हो रहे हैं नहीं. अगर वो एग्जिट हो रहे हैं तो वो मैटर बेसिकली मैनेजमेंट के अटेंशन में लेके आओ. जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो लो जल्दी. एंड द सरप्राइज चेक आर वेरी इफेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफ द कैश एंड इन्वेस्टमेंट. जो सरप्राइज चेक हैं आपके, वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं कैश और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी. Test checking of the inventory, verification of accounting records, statutory register, internal control. Test checking of the inventory, verification of the accounting records, statutory register, internal control, ये सारी चीज़ें उस पर चेक करते हैं. Frequency of the surprise check may be determined by the auditor in the circumstances of the each audit. The frequency of the surprise check की वो determine की जाती है auditor के द्वारा हर circumstance में, और वो normally एक बार हो सकती है किसी भी कोर्स ऑफ द ऑडिट में, कि एक बार तो सरप्राइज चेक करेगा ही. The management of the Ankita Limited suggested for the quick completion of the statutory audit. It would give the representation about the receivable in the terms of recoverability. The management also acknowledged to auditor that the management would give their representation after scrutinized all the accounts diligently and they own the responsibility for any error in these receipts. It wanted auditor to complete the audit checking all other important areas except the receivables. The auditor certified the account, clearly indicating in his report and the facts of the reliance he placed on the representation of the management comment. So management representation as per the SC 580 written representation, the management representation cannot substitute the other audit evidence that the auditor could reasonably expect to available to auditor. The audit evidence available for checking the receivables, say invoice, debt acknowledgement, document receipt, statement of account confirmation, are available evidences which is a duty auditor's duty to bound to verify. In given case, management of the Ankita Limited wants the auditor to carry out the audit on all the areas, except on the area of the receivables. The management of the company also committed to give the representations and the further on the responsibility for any error in these respects. So just because management has own responsibility for the correctness of the evaluation of receivables, the auditor cannot shake his responsibility. Just a minute. Management has the own responsibility of the correctness of the evaluation of receivables. Auditor cannot shake his responsibility. So यही बात है कि मैनेजमेंट की अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्ट करने की रिसीवेबल्स को, तो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम नहीं कर सकता. दिस इज़ द नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट. ये ऑडिटर के पार्ट पर नेग्लिजेंस होगी. एंड रिलाइज ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई करना विदाउट असेसिंग द कोऑपरेटिव अवेलेबिलिटी एविडेंस, बिना अवेलेबल एविडेंस को देखे हुए. देयर कैन नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती स्कोप ऑफ द ऑडिट पर. The Vidvat College, an institution managed by the Dayal Trust, has received a grant of the 1.35 crores from the government nodal agencies for funding a project of research on the rural health system in India. Draft a audit program for auditing these funds in the accounts of the college. Audit program for the audit of the grant fund of the college. Auditor should obtain the basic document about the constitution of the college and the objective of the trust. Auditor basically basic documents को obtain करेगा constitution of the college के regarding, या objective क्या है trust का, rules क्या है college के, ये सारी चीज़ें. The government policy on the grant should checked with the relevant applications. जो government policy है grant में, ये देखेगी कि relevant applications की policies क्या हैं
ब्रोशर्स क्या है, सैंक्शन एडवाइस क्या है। जो कंडीशन है आपकी वो स्टिपुलेटेड की जाएगी और ग्रांट उसी के बेसिस पे आपकी स्टडी की जाएगी। जो रिसिप्ट्स हैं ग्रांट की वो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट्स के साथ वो मिला के देखेंगे। जो बजट हेड है आपके एक्सपेंसेस के और उनका एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो चेक किया जाएगा। जो परचेज है कैपिटल आइटम की जो कवर की गई है प्रोजेक्ट्स में वो आपकी करेक्टली कैपिटलाइज की जाएगी। और जो और वो प्रॉपरली और डिस्टिंक्टली बैलेंस शीट में शो की जाएगी कि कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है और एडजस्टेड किस ग्रांट अमाउंट के लिए की गई है। एक्सपेंसेस ऑफ द रेवेन्यू नेचर अगर कोई इंकर्ड किए गए हैं ग्रांट में से तो या सैलरीज में से फील्ड स्टाफ के रिगार्डिंग या मटेरियल परचेज किया गया है, ट्रैवलिंग या सर्वे किया गया है, तो वो भी आपके वाउच किए जाएंगे रेलेवेंट वाउचर से। जो एक्सपेंसेस हैं आपके विड्रॉल ऑफ द अमाउंट के हिसाब से हुई हैं फंड में से तो वो भी चेक किए जाएंगे। और ये अगर ये भी देखा जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटेड हुए हैं या नहीं। बैलेंस शीट में जो फंड अकाउंट आपका शो हो रहा है, लाइबिलिटी शो कर रहा है, उसका सेपरेट शेड्यूल या रिसिप्ट और पेमेंट या बैलेंस आपका देखा जाएगा क्लोजिंग पे था या नहीं। जो फंड बैलेंस आपका क्रॉस चेक किया जाएगा पीरियडिकली स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट के साथ कि नोडल एजेंसीज के लिए सुटेबल था या नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी एसेट्स की और प्रोजेक्ट की कि ये बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज के द्वारा होगी। जो प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एसरटेन की जाएगी आपके मिनट से, कमेटी ऑफ द मीटिंग से या एक्सट्रैक्टर रिपोर्ट्स के हिसाब से। और ये इंश्योर करने के लिए दिया जाएगा जो प्रोजेक्ट फंड है वो जेनुअली यूटिलाइज किया गया है जिस चीज़ के लिए वो बना था। In the system-based audit, test checking approach provide a good base for the auditor to form his opinion on the financial statement. Test checking in the system-based audit. System-based audit is done by evaluating the accounting system. जो system-based audit है basically evaluate करने के लिए किया जाता है accounting system को। जो internal control है जो ascertain करता है reliability audit की, तो ऑडिट के थ्रू इसको टेस्ट करेगा। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस कंसर्न, अगर आपका साइज और नेचर डिपेंड कर रहा है बिजनेस के कंसर्न पे, एन अकाउंटिंग सिस्टम विल इनकॉर्पोरेट द नेसेसरी इंटर कंट्रोल। इसके बेसिस पे एक अकाउंटिंग सिस्टम आपकी नेसेसरी इन कंट्रोल को इनकॉर्पोरेट करेगा। जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं या इंफॉर्मेशंस है जितनी भी रिकॉर्ड की जा रही है या जितने भी फ्रॉड्स और एरर हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा। जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटी हैं रिकॉर्ड किए गए हैं आपके अकाउंट्स में या शोन हो रहे हैं करेक्ट अमाउंट पर या नहीं, कंप्लाइंस करेगा स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस के हिसाब से। आफ्टर द ऑडिटर है एसरटेन द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम देखेगा वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं और उसकी सारी असेसमेंट और रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो और आफ्टर इवेलुएटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेस्ट भी सेम एसरटेन वेदर इट इज़ एक्चुअली ऑपरेशन और नॉट। आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एक्चुअली ऑपरेशन में है या नहीं। और इसी चीज़ के लिए वो सारी एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ सिस्टम करेगा ऑपरेशन के अंदर और ये सब सिलेक्टिव बेसिस पे करेगा वो। ही अडोप्ट द टेस्ट चेकिंग टेक्निक को अप्लाई करेगा। प्लान हिज टेस्टिंग सच ए मैनर ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज आर कवर्ड। अपनी टेस्टिंग को इस तरह से प्लान किया जाएगा कि सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को वहाँ कवर किया जाए। और जो टेस्ट चेकिंग है आपकी वो एप्लीकेशन और प्रोसीजर टेस्ट के थ्रू आपकी की जाएगी और ऑडिटिंग होगी वो डेप्थ में होगी। जो सिस्टम बेस्ड ऑपरेशन है वो बेसिकली आपकी स्टार्टी अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करने के बाद होती है, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी किया जाता है, उसके बाद आपकी रिलायबिलिटी देखी जाती है कितना सही है या नहीं। अगर आपका सिस्टम बेसिकली गुड होता है तो डिटेल चेकिंग आपकी नहीं की जाती, अगर सिस्टम वीक है तो और ज़्यादा डिटेल चेकिंग की जाएगी ड्यू डिलिजेंस की तरह। जो चेकिंग कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, जो चेकिंग है एलिमिनेट नहीं की जा सकती, वो स्केल डाउन की जाएगी सिस्टम के लेवल पे कि सेटिस्फैक्ट्री चेकिंग कितनी हो रही है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द मेटेरियलिटी एंड द ऑडिट रिस्क। मेटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क के बीच में स्टेटमेंट बताओ, मतलब रिलेशनशिप बताओ। एज पर द एस सी 320 मेटेरियलिटी इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट रिक्वायर्स दैट द ऑडिटर शुड कंसिडर द मेटेरियलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द ऑडिट रिस्क। जो ऑडिटर है कंसिडर करेगा मेटेरियलिटी को और उसके रिलेशनशिप को ऑडिट रिस्क के साथ में और ऑडिट करते हुए। जो मटेरियलिटी है डिपेंड करती है साइज़ और नेचर पे, और जो आइटम है आपकी जज की जा रही है पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के हिसाब से मिस स्टेटमेंट वे उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है मटेरियलिटी। जो ऑडिट है आपकी वो प्लान्ड होनी चाहिए और जो ऑडिट रिस्क है आपका वो लो लेवल पे होना चाहिए। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बेसिकली मेटेरियलिटी और डिग्री ऑफ द ऑडिट रिस्क के बीच में। अगर हायर मेटेरियलिटी होगी मतलब ज़्यादा आपकी मेटेरियलिटी है कि वहाँ पे तो उसमें ऑडिट रिस्क काफ़ी कम होगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट के फ्रॉड
अगर किसी ने कर दिया तो जल्दी पकड़े जाएंगे, अगर कम होगी तो उसमें बेसिकली रिस्क ज़्यादा होगा. आफ्टर द ऑडिटर हैज assessed the inherent and the control risk, he should consider the level of detection risk, prepared to accept and based upon the judgment. बेसिकली इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को देखने के बाद वो लेवल ऑफ द डिटेक्शन रिस्क चेक करता है कि कितना होगा मेरा, और उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेगा और एक्सेप्ट करेगा अपनी जजमेंट जो उसको देनी है. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और उसी के बेसिस पे अपने अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स लगाएगा. इफ़ द ऑडिटर डज नॉट परफॉर्म एनी सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अगर ऑडिटर कोई भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं लगाता डिटेक्शन रिस्क के लिए, तो जो ऑडिटर है वो बेसिकली रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाता और जो रिस्क है काफ़ी हाई हो जाता है. ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क में भी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट, जो ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क है वो आपका चेंज होता है कोर्स ऑफ द ऑडिट के दौरान, और उसमें नीड एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग. Explain in briefly the utility of the working paper to the auditor. वर्किंग पेपर की यूटिलिटी बताओ ऑडिटर के लिए. द वर्किंग पेपर्स आर द वेरी यूजफुल टू द ऑडिटर इन द फॉलोइंग वेज, तो आपके वर्किंग पेपर काफ़ी यूजफुल होते हैं ऑडिटर के लिए इन वेज में. इट प्रोवाइड द गाइडेंस टू द ऑडिट स्टाफ विद रिगार्ड टू द मैनर ऑफ चेकिंग ए शेड्यूल. बेसिकली ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ऑडिट स्टाफ को चेकिंग करने के लिए और शेड्यूलिंग करने के लिए. ऑडिटर इज एबल टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टाफ मेंबर हु साइन द ईच शेड्यूल. जो ऑडिटर है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करता है स्टाफ के ऊपर जो साइन कर रहे हैं हर एक शेड्यूल को. इट एक्ट एज ए एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन चार्ज ऑफ द नेग्लिजेंस इज ब्रॉट अगेंस्ट द ऑडिटर. बेसिकली एक एविडेंस का काम करती है कोर्ट में जब आपके ऊपर कोई चार्ज लगा हो ऑडिटर के ऊपर. इट एक्ट एज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द ऑडिटर सो डैट ही कैन एस्टिमेट द टाइम. बेसिकली एज ए प्रोसेस का काम भी करती है ये प्लानिंग के लिए, जब आपको टाइम को एस्टिमेट करना हो और आपको चेकिंग शेड्यूल्स को वहाँ पे देना हो. Comment on the following situation. Auditor of the AAS Limited was unable to confirm the existence and the valuation of the imported goods lying with the transporter, accepted a certificate from the management without obtaining the other audit evidence. So as per the SA 580, written representation in the course of audit, an auditor come across the various matter in respect of which he is not able to obtain the substantive and audit evidence. Basically auditor काफ़ी सारे मैटर्स को फेस करता है जिसमें वो एक सब्सटेंसिव और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाता. इन सिचुएशन उसको रिलाई करना पड़ता है जो मैनेजमेंट ने सबमिशन की है, और वो बेसिकली कोरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस लेता है सोर्स से इनसाइड और आउटसाइड द एंटिटी. बेसिकली वो ऑडिट एविडेंसेस लेता है अपने बेसिस पे, उसको बना के लेने पड़ते हैं. एंड इवेलुएट द रिप्रेजेंटेशन, और वो इवेलुएट करता है जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी है उसको. जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है वो किसी भी एविडेंस का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. जो ऑडिटर है उसको बेसिकली नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे अपने एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए. जो पोजेशन ऑफ द सर्टिफिकेट है वो बेसिकली ऑडिटर की लाइबिलिटी होती है, उसको बेसिकली देखना पड़ता है कि कैसे ऑडिटर उस चीज़ को करेगा, और अगर उसने रिप्रेजेंटेशन दे दी तो उस केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती. ही शुड नॉट सीक और सेट द सर्टिफिकेट वेदर सब्जेक्ट मैटर इन कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंस. और बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकता सर्टिफिकेट को जब तक सब्जेक्ट मैटर और कैपेबिलिटी ऑफ द वेरिफिकेशन उसकी मतलब काम नहीं करती. जो इन्वेंट्री है उसकी इंपॉर्टेंट मटेरियल की वो ट्रांसपोर्टर्स के पास लाई करती है और ईजिली वेरीफाई करती है परचेज ऑर्डर के हिसाब से या इनवॉइस के हिसाब से या बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से या कस्टम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि कैसे वो काम कर रहा है और कैसे वो चीज़ें यूज़ की जाएंगी. जो ऑडिटर है इस केस में बेसिकली अवेलेबल एविडेंस को यूज़ नहीं कर रहा, तो ही और वो बेसिकली जो सर्टिफिकेट्स हैं उन पर रिलाई कर रहा है जो मैनेजमेंट में दिए हैं, और वो दूसरे एविडेंसेस को एवेलुएट नहीं कर रहा, तो इस चीज़ में लाइबल हो नेग्लिजेंस के लिए, प्रोफेशनल मिसमैनेजमेंट के मिस जजमेंट के लिए. Mr. Hal John, a partnership firm running a nursing home, have decided to discontinue you as a auditor for the next year. Request you to hand over all the relevant working paper of the previous year. Basically एक नर्सिंग होम है उसने आपको ऑडिटर के पद से हटा दिया और उसने बोला है कि उनके सारे वर्किंग पेपर्स उनको हैंड ओवर कर दो पिछले साल के. सो ओनरशिप ऑफ द वर्किंग पेपर आ जाता है इसमें. द वर्किंग पेपर आर प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है. ऑडिटर हैज़ द राइट टू रिटेन देम, ऑडिटर का राइट है रिटेन करना. ही मे एट हिज डिस्क्रिप्शन कैन मेक द अवेलेबल वर्किंग पेपर टू हिज क्लाइंट. बेसिकली अपने हिसाब से तो उनको वर्किंग पेपर दे सकता है. जो ऑडिटर शुड रिटेन देम
enough to meet the needs of the practical and the legal professional requirement. जो ऑडिटर हैं उनको रिटेन कर सकता है बेसिकली अपनी प्रैक्टिस के लिए या लीगल और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के लिए, उसको ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि उसको क्लाइंट को देने ही पड़ेंगे। जो वर्किंग पेपर है वो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है ऑडिटर का, और वो एविडेंस की तरह उन्हें यूज़ करता है अपने कंक्लूजन देने के लिए। और जो क्लाइंट है उसको कोई भी राइट नहीं है उसके वर्किंग पेपर को एक्सेस करने का। और अगर बेसिकली वो मना करे कि वो नहीं देगा तो वो नहीं मतलब क्लाइंट उससे मांग नहीं सकता। जो मिस्टर हेल्थ जो है इस केस में, वो इंसिस्ट नहीं कर सकते ऑडिटर को कि हैंड ओवर करे उसके वर्किंग पेपर, क्योंकि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर और वो लाइबल नहीं है उस चीज़ को देने के लिए।